हेलो स्टूडेंट्स, वैद्युत चालन के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ भौतिक राशियों की एक लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक राशियाँ किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके अंदर जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं उनको समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना भौतिक राशियों के समझे हम उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए भौतिक राशियों का अपना महत्व है। तो इसलिए कभी भी अगर हम कोई चैप्टर फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होना चाहिए कि जो भी उसके भौतिक राशियाँ हैं वो भौतिक राशियाँ क्या हैं, किस चीज़ को वो मेज़र कर रही हैं और किस प्रकार से वो उसको डिफ़ाइन किया जाता है और उसका महत्व क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम चैप्टर को क्लियर करके समझना चाहते हैं तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैद्युत चालन की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर वैद्युत चालन में जो भौतिक राशियाँ प्रयुक्त होती हैं उनमें विद्युत जो धारा घनत्व है, जो सबसे पहले हम लोग आप देख रहे होंगे, जो धारा घनत्व करंट डेंसिटी है ये है। दूसरा गतिशीलता, इसके अलावा वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति। इसके अलावा धारा, जो विद्युत धारा है, जो मुख्यतः इसमें जो प्रमुख भौतिक राशि है उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो मुख्य जो विद्युत धारा के अलावा जो उसके अन्य भौतिक राशियाँ हैं इनके ऊपर हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आएगा धारा घनत्व। अगर हम धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस धारा घनत्व को J के द्वारा निरूपित किया जाता है और J इज इक्वल टू I/E, अर्थात धारा घनत्व इज इक्वल टू धारा बट्टे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो होता है। तो यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे, जो यहाँ पर हमने चित्र में एक तार लिया है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। तो अर्थात एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान है वही उसका धारा घनत्व कहते हैं। जैसे कि आप धारा घनत्व बराबर आयतन बट्टे, जो हम जनरली हम जो घनत्व को परिभाषित करते हैं वो द्रव्यमान बट्टे उसका आयतन, इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ द्रव्यमान की जगह जो मात्रा है, द्रव्यमान माने मात्रा, अब मात्रा किसकी है, वो मात्रा है धारा की। और जो आयतन है, आयतन का मतलब धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है, वह इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये एक तरह से जो हमारे पास साधारण जो घनत्व होता है उसी के रूप में हम इसको धारा घनत्व को भी परिभाषित कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से इसमें ध्यान देने की बात यह है कि धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि होती है, जबकि जो आपका धारा और जो क्षेत्रफल है उसको अदिश माना जाता है, धारा को अदिश माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारे पास धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा, जो हमारा जिस दिशा में हमारी धारा प्रवाहित हो रही है वही दिशा जो है J की भी दिशा होती है, अर्थात J जो है धारा की दिशा में ही होगा। अगर हम इसके मात्रक, यूनिट और बीमा की बात करें तो हमारा जो धारा घनत्व है उसका मात्रक जैसा आप देख रहे होंगे, इसका मात्रक आपका धारा का मात्रक एम्पियर होता है और उसका मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रकार से एम्पियर मीटर -2 या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आप इसका कह सकते हैं। इसका जो बीमा होती है, बीमा भी आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि धारा की बीमा जो हमारे पास है वो एम्पियर A होती है और इसकी L होती है। तो इस प्रकार से L स्क्वायर हो जाएगी, तो AL -2, इस प्रकार से आप इसकी बीमा भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धारा घनत्व को यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। अगला हमारे पास यहाँ पर है गतिशीलता। जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, गतिशीलता, मोबिलिटी का मतलब ही है, गतिशीलता का मतलब है कोई भी वस्तु या फिर कोई भी पिंड कितना गतिशील है, कितनी उसको चलने में आसानी से चल सकता है, तो उसको हम गतिशीलता कह सकते हैं, उसको सामान्य भाषा में। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर विद्युत धारा की हम बात करें या वैद्युत चालन की बात करें, तो वैद्युत चालन में जो गति होती है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है।
तो अर्थात गतिशीलता का मतलब है कि किसी भी धातु के अंदर या किसी भी चालक छड़ के अंदर को जो भी अंदर चालक कण हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे आयन हैं या कोई दूसरी भी चीज़ है, जो भी चालक है, जो चालक कण है जिनके कारण धारा प्रवाहित हो रही है, वह कितनी आसानी से उस पदार्थ के अंदर उसका मूवमेंट हो सकता है, वो उसकी गतिशीलता कहती है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, यदि हम किसी चालक रॉड को एक किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दें तो बैटरी के जोड़ने से क्या होगा, इसके अंदर एक विभवांतर पैदा हो जाता है, जिसके कारण जो आवेशित आपके कण हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, वह हमारे बैटरी के धन सिरे की ओर एक वेग से, वीडी वेग से ये प्रवाहित होने लगते हैं, जिसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं। तो इस अपवाह वेग से ये जो है इस में प्रवाहित होने लगते हैं, जिसे हम अपवाह वेग कहते हैं। तो ये अपवाह वेग जो है तो ये जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि बैटरी के जोड़ने से इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से ये जो हमारे आवेशित कण हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी के धन सिरे की ओर एक अल्प वेग से, जिसे अपवाह वेग कहा जाता है, उससे हमारे धन सिरे की ओर गतिमान होने लगते हैं। तो इसकी जो मोबिलिटी है वह किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है? जो हम अगर गतिशीलता की बात करें तो गतिशीलता सीधे सीधे इसके वेग पर निर्भर है। अर्थात जितने अधिक आसानी से ये जो है, जितने अधिक वेग से जाएगा तो उसका मतलब है उसका जो गतिशीलता है वो उतनी ज़्यादा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जो अगर हम गतिशीलता को म्यू से दिखाएं तो म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी, उसकी अपवाह वेग पर निर्भर। अब अपवाह वेग किस पर निर्भर करता है? अपवाह वेग जो है हम जिस बैटरी से लगा रहे हैं उसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वहाँ पर, या जो विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच में लग रहा है, उस विभवांतर पर हमारा अपवाह वेग निर्भर करता है। करें म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई करके डिफाइन किया जाता है। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगाने पर जो भी उसका जो अपवाह वेग उत्पन्न होता है वही उसकी गतिशीलता है। इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है, जैसा आप ऊपर सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड करके इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और बीमा, हम इसको जो बीमा है इसकी m-1 t स्क्वायर और a, इसको भी हम आसानी से, और क्योंकि वेग की बीमा हम लोग जानते हैं और जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की बीमा होती है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों की कैलकुलेट की सहायता से हम इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। तो ये एक अन्य था। इसके अलावा एक अगला हमारे पास जो भौतिक राशि आती है जो इम्पोर्टेंट है, वो है वैद्युत प्रतिरोध, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप इसका नाम से देख रहे होंगे, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। और विरोध किसका करना? जो भी वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो भी यहाँ पर जिम्मेदार जो कण हैं, जैसे कि अधिकांशतः हमारे धातु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस धातु के अंदर बाहर से जब कोई विभवांतर लगाया जाता है, तो जब उनमें गति उत्पन्न होने लगती है, जब वो चलने लगते हैं इसके अंदर, तो ये जो अन्य कण हैं, जो धनावेशित कण हैं, जो इसके चारों ओर हैं, वो क्या करते हैं? इसके चालन का विरोध करते हैं, अर्थात इसके चलने का विरोध करते हैं। तो जितना भी ये धातु का कण, ये धातु का जो टुकड़ा है, इनको चलने में जितना भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। चूँकि ये जो है विद्युत धारा के चलने में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम वैद्युत प्रतिरोध इसका हम नाम कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वैद्युत प्रतिरोध जो है हम ओम के नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं। जो वैद्युत प्रतिरोध है उसको V/I करके डिफाइन किया जाता है। अर्थात जो वैद्युत प्रतिरोध होता है किसी भी टुकड़े का, वो उन टुकड़े के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारा के अनुपात को जो है हम उसका वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो V/A, अर्थात V का मात्रक जो हो जाएगा हमारे पास वो वोल्ट और इसका एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको जनरली हम जो इसको परिभाषित करते हैं वो ओम के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार से ओम का ये निशान है। साइमन ओम के नाम से, जिन्होंने ओम का नियम दिया, उन्हीं के नाम से जो है वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम लिखा जाता है। और बीमा भी हम, क्योंकि विभवांतर की बीमा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके सूत्र, क्योंकि V = W/Q होता है, तो वहाँ से हम इसकी V की बीमा और I की बीमा हम जानते हैं A होता है, तो दोनों को बीमा को अगर हम कैलकुलेट करें तो m-1 L स्क्वायर L-2 T3 A स्क्वायर, ये इस प्रकार से वैद्युत प्रतिरोध होता है। वैद्युत प्रतिरोध अपने आप में एक अदिश राशि होती है।
तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसको वैद्युत प्रतिरोध को हम और डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे जब हम ओम के नियम की बात करेंगे और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे, तो किस प्रकार से वैद्युत प्रतिरोध इसके अंदर जो उपस्थित जो कण हैं उन पर कैसे निर्भर करता है, इसकी लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, इसकी मोटाई पर कैसे निर्भर करता है, तापमान पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका हम डिटेल आगे करें। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास अगला जो इसमें टॉपिक है, अगला जो हमारे पास भौतिक राशि है वो है वैद्युत चालकता। अब वैद्युत चालकता जैसे आप लोग देख रहे हैं, वैद्युत चालकता का मतलब है कि किसी भी पदार्थ के अंदर वैद्युत कितनी आसानी से चल सकती है, वैद्युत कितनी आसानी से उसमें हम प्रवाहित कर सकते हैं, वो उसकी वैद्युत चालकता कहलाती है, कंडक्टिविटी। अब जैसा कि अब प्रतिरोध को आप देखेंगे, प्रतिरोध वैद्युत चालन में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और वैद्युत चालकता वैद्युत प्रवाह करने की क्षमता, वैद्युत प्रवाहित करने की क्षमता या वैद्युत कितनी आसानी से उसमें जा सकती है उसको नापता है। तो आप इनके नाम से ही देखेंगे कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, अर्थात जो वैद्युत चालकता होता है वह वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो वैद्युत चालकता इज इक्वल टू 1/r करके हम यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कैसे हुआ, आप इसके नाम से ही जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके नाम से ही हमें उनके बारे में पता चल जाता है कि वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो अगर हम मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध की मात्रक का व्युत्क्रम होगा तो इसको ओम इनवर्स या मो इस तरीके से लिखा जाता है। और बीमा की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा प्रतिरोध की बीमा है उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे तो वो हमारे पास वैद्युत चालकता की बीमा यहाँ पर आ जाएगी। और राशि की अगर हम बात करें, चूँकि प्रतिरोध एक अदिश राशि है इसलिए इस प्रकार से वैद्युत चालकता भी एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध, अगला जो हमारे पास है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास ये भौतिक राशि होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध अपने आप में जो परिभाषित किया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो के द्वारा लिखा जाता है, और रो इज इक्वल टू E/G। अर्थात अगर हम यहाँ चित्र पर देखें, माना हमारे पास L लंबाई का एक धातु का टुकड़ा है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और अगर हम इसको किसी एक बैटरी से जोड़ दें जिसके द्वारा कि इन दोनों सिरों पर भी विभवांतर इसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इसको अगर हम जोड़ें तो हम देखेंगे इसकी परिभाषा के अनुसार रो इज इक्वल टू E/J है। अब E को अगर हम देखें, जो वैद्युत क्षेत्र है वो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये वैद्युत क्षेत्र और विभव में जो इसका जो संबंध होता है E इज इक्वल टू V/L, विभव प्रवणता के रूप में इसको लिखा जाता है। तो E इज इक्वल टू V/L से अगर हम देखें, और J की वैल्यू हम जानते हैं J इज इक्वल टू I/A, इसको हम पूर्व में धारा घनत्व के रूप में हम परिभाषित कर चुके हैं। तो रो को अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा V/L/I/A। तो अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा VA/I/L। अब यहाँ पर V/I आप देखेंगे, जो हमारे पास वैद्युत प्रतिरोध का जो परिभाषा के अनुसार V/I को हम प्रतिरोध लिखते हैं, R लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो रो है उसको हम R इंटू A/L, रो इज इक्वल टू RA/L, इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं रो। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है आप लोग देखेंगे तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह किसी पदार्थ के जो है मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। किसी पदार्थ का ये आंतरिक गुण होता है, क्योंकि ये जो है इसके धारा घनत्व पर निर्भर कर रहा है। तो धारा घनत्व जो है अपने आप में किसी पदार्थ का गुण है, तो इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध जो है किसी भी धातु का अपना गुण होता है, वह उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मात्रक इसका ओम मीटर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे रो इज इक्वल टू RA/L के द्वारा भी देखेंगे, तो इसका जो मात्रक है ओम मीटर। और इसी प्रकार से हम इसकी बीमा ML3T-3A-2 इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये राशि जो है ये अपने आप में अदिश राशि। तो विशिष्ट प्रतिरोध अपने आप में, जैसा कि नाम इसका प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध इसका नाम दिया गया है, तो यह अपने आप में एक किसी भी धातु की अपना एक आंतरिक गुण है, उसको ये प्रदर्शित करता है।
तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, हमारे पास विशिष्ट चालकता, यहाँ पर अगला जो राशि है उस विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता जैसे कि हमारे पास वैद्युत चालकता था, तो वैद्युत चालकता में ही एक अगला जो हमारे पास है वो है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता, जिस प्रकार से वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसी प्रकार से जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अर्थात ये कह सकते हैं जो हम विशिष्ट चालकता है उसको सिग्मा द्वारा दिखाया जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। यहाँ रो क्या चीज़ है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी प्रकार से हमने जब बात की थी चालकता की, तो चालकता किसका व्युत्क्रम था? 1/r। तो विशिष्ट चालकता 1/ विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता 1/ प्रतिरोध। तो इसको हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो इस तरीके से अब सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब रो के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका ओम मीटर होता है, तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो ओम मीटर इन्वर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बीमा का भी व्युत्क्रम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि धारा घनत्व और जो विशिष्ट चालकता है उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर J इज इक्वल टू सिग्मा ई करके एक फॉर्मूला आता है। ये इस पर न्यूमेरिकल्स या फिर इसको डिराइव करने के लिए भी हमारे पास 1 या 2 नंबर में पूछते हैं। तो ये बहुत ईजी है। रो इज इक्वल टू हम पहले पढ़ चुके हैं, E/J द्वारा डिफाइन किया जाता है जो हमारे पास वैद्युत चालकता होती है। और सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास है 1/ρ। तो अगर हम यहाँ पर रो की वैल्यू रख दें E/J, तो ये अपने आप ही J इज इक्वल टू सिग्मा ई करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम विशिष्ट चालकता और जो धारा घनत्व है उसके बीच में एक संबंध स्थापित यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एक अगला इसमें जो हमारे पास भौतिक राशि है वो है वैद्युत ऊर्जा। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास माना कोई आवेश इसके अंदर है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन कहें या फिर कोई क्यू आवेश है, अगर हम क्यू आवेश को इस रॉड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, तो विभवांतर की परिभाषा के अनुसार जब हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा था तो विभवांतर V इज इक्वल टू W/Q, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर जितना कार्य अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर ये कह रहे थे, या फिर हम विभवांतर की बात करें ΔV, तो वो क्या होता था कि एक बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने पर जितना भी कार्य करना पड़ता था वो उसका विभवांतर होता था। तो अगर यहाँ यहीं की परिभाषा के अनुसार अगर हम इसको तिरछा गुणा कर दें तो यहाँ पर W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, अर्थात जो कार्य है किसी आवेश को एक बिंदु से, माना बिंदु हमारे पास A है और ये बिंदु B है, हम इसको A से B तक लाएं या B से A तक ले जाएं, तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वह W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और इसके आवेश को यदि हम गुणनफल कर दें तो इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं क्योंकि ये कार्य क्यों हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे अन्य जो धनावेशित कण हैं वो हैं और इसके अंदर जिसके कारण एक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। अर्थात इस आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमें जो है उस प्रतिरोध के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो भी कार्य हमने उस प्रतिरोध के अवरोध में जो प्रतिरोध लग रहा है उसके विरुद्ध हम जो कार्य कर रहे हैं वही वैद्युत ऊर्जा है। अब आपने देखा होगा जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को किसी विद्युत धारा स्रोत से जोड़ दें तो कुछ समय के पश्चात वो गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के पीछे कारण यही है कि उसके अंदर प्रतिरोध होता है और विद्युत धारा उस प्रतिरोध के विरोध करती है। तो कुछ जब उसमें चलती है तो उसमें कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात उसे कार्य करना पड़ता है उसके विरोध में। तो जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वही उसकी वैद्युत ऊर्जा है। और इस वैद्युत ऊर्जा का बहुत सारा उपयोग आपने देखा होगा। इस वैद्युत ऊर्जा का ये एक हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक भी है कि जैसे कि अब जो बेनिफिशियल है उसकी हम बात करें, जैसे हीटर वगैरह हैं, तो हीटर वगैरह में हम इसी विद्युत ऊर्जा और प्रतिरोध का उपयोग करते हुए हम किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं। हम प्रेस में जो यूज़ करते हैं उसमें भी हम विद्युत ऊर्जा और प्रतिरोध का उपयोग करते हुए इसका उपयोग करते हुए वहाँ पर हम प्रेस को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम V और Q की वैल्यू रख दें, V इज इक्वल टू IR होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, तो हम देखेंगे तो जो W इज इक्वल टू का जो फॉर्मूला आता है वो I²RT इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो भी हमारे पास धारा है जो किसी धातु में चल रही है, अगर हम प्रतिरोध और धारा हमें ज्ञात है तो हम उसमें कार्य की गणना कर सकते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी ये ज्ञात कर सकते हैं। अब हम V इज इक्वल टू IR
हमारे पास ओम के नियम से एक फॉर्मूला होता है। इस नियम के द्वारा हम अन्य फॉर्मूले भी इससे डिराइव कर सकते हैं। यदि हम आई को यदि हम इस आई की जगह V/R रख दें तो यहाँ पर हमारे पास V²/RT एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। इसके अलावा यदि हम R की जगह V/I रख दें, R की जगह V/I रख दें तो यहाँ पर V/I रखने से एक I कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा VI/T, VIT। इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मूले I²RT, V²/RT या VIT, ये फॉर्मूले हमारे पास वैद्युत ऊर्जा के बन सकते हैं। तो इसका मात्रक, जैसा कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और जो वैद्युत ऊर्जा है अधिकांशतः हम कैलोरी के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये संबंध होता है, इसको हम इसके द्वारा हम कर सकते हैं। और विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें, क्योंकि शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो अगर हम कार्य के मात्रक हमारे पास बहुत सारे ये हैं, उसको समय से डिवाइड कर दें तो हमारे पास I²R इज इक्वल टू V²/R इज इक्वल टू VI। इस प्रकार से ये हमारे पास बहुत सारे जो वैद्युत शक्ति है उसके फॉर्मूले आ जाते हैं। और वैद्युत शक्ति की अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारे पास जूल प्रति सेकंड, या इसको वाट भी कहा जाता है, जेम्स वाट के नाम से इसको वाट भी कहा जाता है, W के द्वारा दिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये वैद्युत शक्ति होती है। जिस प्रकार से हम घरों में जितनी भी जो भी हम उपकरण लगाते हैं उसमें आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे आपको उसमें उसकी जो शक्ति होती है वो लिखी रहती है। जिस प्रकार से हमारे पास बल्ब वगैरह हैं वो 100 वाट के, 60 वाट, ठीक है। CFL की अगर हम बात करें तो वो 7 वाट, 4 वाट, इस प्रकार के अलग अलग हमारे पास उसमें शक्तियों में आता है। तो कोई भी उपकरण है उसमें आप देखेंगे तो उसकी विद्युत शक्ति उसमें डिनोट होती है कि वो कितने वाट का होता है, अर्थात प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उसमें व्यय हो रही होती है, तो उसका वहाँ पर जिक्र होता है। इस प्रकार से ये टोटल हमारी जो भौतिक राशियाँ हैं उनके ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा करी। थैंक यू।